नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, आज हमारे साथ एक बार फिर हैं भाऊ तोरसेकर सर। भाऊ, बहुत-बहुत स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। भाऊ, कई बार हम लोगों को अंदाजा होता है कि कोई चीज आज हो गई, जैसे विपक्ष अब इतना हल्का हो गया है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे होते हैं और उसमें कोई भी एक्शन या कोई अवार्ड हो या किसी तरह की चीज हो, हमारा विपक्ष और लगभग मीडिया भी यही कहता है कि देखिए देखिए मोदी जी ने तुरंत तुरंत ये तैयारी कर दी, ऐसा किया। क्या वाकई में जो कुछ आज होते हुए दिखता है वो इतनी जल्दी और इतना तुरंत फुरत में होता है क्या? अगर हम इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार की तीसरे टर्म की तैयारियां देखें तो भले नंबर 240 है, लेकिन संसद में 2/3 बहुमत के लिए अब मोदी सरकार एनडीए तत्पर दिखाई दे रही है। यहां तक कि 3 राज्यसभा सांसद जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया, वो 3 नंबर भी लेके आए और जब वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जीत जाएंगे, तो स्वर्गीय राजीव गांधी के बाद ये पहली बार होगा कि 117 सीटें राज्यसभा में अकेले भाजपा की होंगी और राजीव के समय ये कांग्रेस के साथ था। बड़ी-बड़ी ऐसी चीजें। और जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन की ऑल पार्टी जो मेंबर्स की कमेटी है वो बैठक कर रही है, यानी सरकार की तैयारियां दिखाई देती हैं। परसीमन हो, महिला बिल हो, संसद का जो शीतकालीन जो मानसून सत्र होता है वो राहुल गांधी के लिए भी बड़ा खुरापाती है। अगर आप देखें तो विपक्ष ने जितने भी बड़े खुरापात, अवार्ड वापसी से लेकर तमाम चीजें वो मानसून सत्र में ही करता है। जंतर मंतर पर एक तिलचट्टे का ड्रामा चल रहा है जहां अरविंद केजरीवाल से लेके और सारे लोगों का फोकस है शीत और उसी के बीच में सत्र। क्या मोदी और शाह सरकार ने इस बार कुछ बड़ा सोच रखा है और ये मानसून सत्र या इसके आगे आने वाले जो संसद के सत्र हैं वो कामकाज के लिहाज से कितने बड़े होंगे? क्योंकि बहुत बड़े-बड़े चीजों का आकलन किया जा रहा है। भाऊ प्लीज। नहीं, ये तो तय है। अभी चर्चा चल रही है, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह 2/3 मेजोरिटी वो चल रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन ये अभी अभी कुछ दिनों में शुरू हो गया, वरना तो परिसीमन पर चल रहा था, फिर इस पर नारी वंदना वगैरह वगैरह। ये लोग 12 साल हो गए। देखो, एक स्कूल में अब बच्चा डालते हैं, पहली कक्षा में होता है 10 या 12वीं में वो पास हो जाता है, उसके बाद बोर्ड की परीक्षा नहीं होती, यूनिवर्सिटी की होती है। लेकिन ये पहली कक्षा से ही नहीं निकल रहे, ना हमारा मीडिया ना पॉलिटिशियन। वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए राजी ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए राहुल गांधी क्या करेगा उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। बच्चा है, जो बचकानी हरकतें करनी है करेगा, अंदर करेगा, बाहर करेगा, कंपाउंड में करेगा। वो राहुल गांधी क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है। एक बात है कि ये जो संख्या बढ़ानी है महिलाओं के लिए, 50 यानी 33% आरक्षण वगैरह हम देखते हैं, तो वो उनको पास करके लेना है। क्योंकि अभी करेंगे तो परिसीमन का काम 2029 के पहले पूरा हो जाएगा। उनका टारगेट साफ है। 2029 के चुनाव के बाद आने वाली जो पार्लियामेंट है वो नई संख्या में होगी, और ये उन्होंने आज नहीं तय किया है। आज नहीं तय किया। ये बहुत, देखो, हम एक क्या करते हैं ना, हम खुद को राष्ट्रवादी बोलते हैं, हिंदुत्ववादी बोलते हैं, लेकिन हम यूरोपियन जैसे सोचते हैं। हमारी सोच इंडियन नहीं है। ये जो विमर्श करके बैठते हैं ना आप सब लोग, मैं भी उसमें हूं, लेकिन हम करप्ट है। अगर आप हिंदू या भारतीय सोच जो है उसके आधार पर सोचने लगे तो आपको लगेगा अरे ये तो ये है, ये तो ये है। अब मुझे कोई दिव्य दृष्टि वगैरह नहीं है ना। अब मुझे बोलिए, 2019 के चुनाव के बाद सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। सेंट्रल विस्टा में क्या है, सरकार की जो बहुत पुरानी कार्यालय वगैरह है वो शिफ्ट करके नई कार्यालय बनेगी। हाँ,
उसका जो लंबा चौड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया, उसमें अहम बात थी कि नया पार्लियामेंट हाउस, नई संसद। अब नई संसद में अगर 900 के आसपास सीटें बनाई गई तो ये वन नेशन वन इलेक्शन या जो कुछ परिसीमन वगैरह ये आज का सोच है। हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आपने गाजियाबाद में एक प्रोग्राम किया था, आप रामदास बाबा के साथ थे, तो हमको डायरेक्ट इन्वाइट नहीं किया ना, पहले आपने हॉल फिक्स किया। बिल्कुल। जहां प्रोग्राम होगा वो हॉल फिक्स। अभी जयपुर डायलॉग अक्टूबर में होना है, उसकी ईमेल मुझे आई है, तो वो पहले जाकर वो होटल जो है उसका जो हॉल है वो फिक्स करते हैं। तो ये आप सोचो कि जब उसमें 2-3 साल से सेशन चल रहे, ऐसा संसद भवन बन गया है, तो उसमें ज्यादा सीटें क्यों? भाई नींद आए तो सो जाओ, लंबा चौड़ा है। ये नहीं है। ये अमित शाह नरेंद्र मोदी की सोच जो है वो अपनी सोच से चलते हैं, और जो उन्होंने तय किया है वो हासिल करने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देते, पूरी ताकत लगा देते, पूरा दिमाग लगा देते। ये आपके एजेंडे पर नहीं चलते, ये अपना एजेंडा बनाते हैं और पूरे विपक्ष को या मित्र दलों को भी अपने एजेंडे पर लाकर खड़ा करते हैं। तब तक इनको मालूम नहीं कौन से पिच पर मैच होने वाली है। देखो 11 लोग होते हैं ना, 11 लोग जब टीम में होते हैं तो होती है टीम 15 लोगों की, 11 लोग खेलते हैं क्रिकेट में। तो जब पिच वगैरह हवामान ये सब देखने के बाद तय करते हैं कि 15 में से कौन से 11 खेलेंगे। तो उसमें हवा जो एटमॉस्फेयर होता है, पिच होता है, उसकी मट्टी होती है, ये सब मायने करता है। तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस ढंग से राजनीति करते उसमें सबसे बड़ी बात होती है ये बहुत पहले से प्लान करके लगते और आहिस्ते आहिस्ते सबको वहां लाते। और ये क्यों है? ये हमारा इंडियन सोच, मैं जो बोलता हूँ ना भारतीय सोच। जब ऑपरेशन सिंधु हो गया तो मैं संजय दीक्षित के साथ बात कर रहा था, तो अरे कितना पिन पॉइंटेड हो गया, ये हो गया हो गया। मैंने बोला देखो इसके लिए 12 साल की तैयारी की, 12 दिन की नहीं। वो बोले 12 साल की? हाँ बोलो बिल्कुल 12 साल की तैयारी थी। जब 2013 का समय था, जब हमारे जवान मारे जा रहे थे बॉर्डर पर, तो मोदी गुस्सा होकर बोलते थे मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मियां मुशर्रफ को सबक सिखाऊंगा, बोलते थे। याद है आपको? बिल्कुल बोलते। तो वो तय करके आए थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान को इतना कमजोर करके रखूंगा ये सर उठा के हमारी तरफ गलत ढंग से, गलत नजर से ना देखे। तो इसकी तैयारी प्रधानमंत्री पद के शपथ के पहले से शुरू हो गई थी। तो पहले ही चुनाव में अमित शाह भी चुनाव लड़ सकते थे, नहीं लड़े। उन्होंने एक यूपी से ही प्रधानमंत्री का पद का रास्ता निकलता है, तो खुद नहीं चुनाव लड़े, उन्होंने यूपी संभाला अकेले ने, अमित शाह ने। और 80 में 71 लाए तो रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता क्लियर हो गया। तो ये लोग कैसे सोचते हैं देखना है। तो ये मैं जो बोलता इंडियन सोच, तो मैंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उनको बोला था कि 12 साल का मतलब समझो। बच्ची बेटी जब 5-6 साल की होती है ना, तो 18 साल के बाद उसका शादी करनी है, उसकी तैयारी में बाप लग जाता है। उसको मैं इंडियन सोच बोलता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सब पॉलिटिक्स है वो समझना है तो पॉलिटिकल साइंस जो यूरोप से हमारे पास लाया गया है उसके आधार पर मत जाओ। हमारे यहाँ जो इतिहास है वो समझो, इतिहास से अपना लॉजिक लगाओ तो पता चलता है। तो सिर्फ नया पार्लियामेंट हाउस नहीं बनाना था, ये बहुत पहले से प्लानिंग था कि ढंग से करके ठीक है अपोजिशन को मनाने के लिए उसमें से 1/3 महिलाओं को देंगे, ये सब सोच के प्लान करके आए। अचानक से प्लान नहीं बोलता है अच्छा स्लो बॉल है मारो सिक्सर वरना आउट हो जाओ। इस ढंग से अमित शाह मोदी नहीं खेलते। और इसलिए
सबसे अच्छी तरीके से अगर मोदी शाह को समझना है तो ओआईसी को गंभीरता से सुनो। ओआईसी क्या बोलता है? ये इंसान कोई कच्चा काम नहीं करता। कौन? अमित शाह। ये इंसान, ये आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। और पूरा अपोजिशन है, उसको लगता है इनका तो आम पकने वाला ही नहीं है, अब क्या करे, क्या करे। हमारे मराठी में एक बड़े ज्ञानी पत्रकार है, वो बोलते 20% सिविक्स पढ़ने वाले बच्चे इस ढंग से सोचते हैं। तो मैंने उसको एक बार बोला था कि भैया तुम 80% सिविक्स पढ़े हो, नागरिक शास्त्र पढ़े हो, और तुमको पता नहीं नागरिक शास्त्र भूगोल और इतिहास से बनता है। जिस भूगोल पर इतिहास होता है उससे कुछ लॉजिक से निकलकर रूल्स आते हैं, उसको सिविक्स बोला जाता है, नागरिक शास्त्र बोला। तू तो 80% सिविक्स पढ़ा है, तो तुझे इतिहास भी मालूम नहीं, ना भूगोल मालूम है। तो तेरी सब गलती वहां हो जाती है कि तेरे हाथ में जो नागरिक शास्त्र है, सिविक्स है, उसका इस जमीन से कोई लेना देना है ही नहीं। गड़बड़ वहां होती है। तो इन्होंने ये तय किया था, और मैंने शायद आपके या और किसी के प्रोग्राम में बोल दिया था, अभी और पार्टियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, सब लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमारा सपोर्ट ले लो, हमारा सपोर्ट ले लो। भाई पार्टी मत तोड़ो, समझे? पार्टी मत तोड़ो। तो तृणमूल कांग्रेस टूट गई, उद्धव की सेना टूट गई, आम आदमी पार्टी टूट गई, बस इतना था। हर बार छड़ी बजाने की जरूरत नहीं होती ना, छड़ी मारने से आपका दरारा पैदा नहीं होता, छड़ी दिखाने से काम होना चाहिए, वो टीचर अच्छा होता है। हर दिन आकर बच्चों को छड़ी से मारेगा तो वो टीचर अच्छा नहीं। तो इसलिए इनका जो तरीका है वो समझो तो बात आपको सारे सवाल के जवाब बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। ये लाएंगे, करेंगे। और आज आज उनके ये अभी बाकी क्या होता है, हमारे मुंबई से राजधानी या पश्चिम एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन निकलती है जो कुछ 16 घंटे में या 12 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है। तो ये मुंबई से निकलेगी बड़ौदा, बड़ौदा रतलाम, रतलाम मथुरा, मथुरा दिल्ली, सिर्फ बीच में 3 हॉल्ट है। तो जब मोदी शाह मुंबई से निकलकर बड़ौदा क्रॉस करके रतलाम पहुंच जाते हैं, तब इनको पता चलता है पश्चिम एक्सप्रेस से निकले, और ये दौड़े दौड़े निकलते, ये बड़ौदा तक नहीं पहुंचे, वो तो दिल्ली के नजदीक पहुंच जाते। तो यहां गलत होती है। सोचना है तो बारीकी से समझो, सोचो ये क्या क्या कर सकते हैं, करते हैं। तो वहां से शुरू होता है। जब नया संसद भवन बना था तब से आपको सोचना चाहिए था, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो तो नहीं सोचा, ये बोले कि ये तो 2/3 लाएगा, 2/3 इसकी मेजोरिटी होने ही नहीं देंगे। अरे वो बॉल डालेगा तब सिक्सर मारने की भाषा करो। अभी आप अपने विकेट के पास जाकर तो खड़े रहो। तो इसलिए इनके ना मीडिया के समझ में आता है, ना अपोजिशन के समझ में आता है कि मोदी और शाह किस ढंग का गेम खेलते हैं और क्या गेम खेलते हैं। और इसलिए जो कुछ बड़ा होने वाला, बड़ा वो बड़ा ही करते हो, छोटा कुछ करते ही नहीं जी। वो करते हैं। अगर सिस्टम बदलनी है, वो आए हैं तो वो सिस्टम चलाने नहीं आए, सिस्टम बदलने आए। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, ना कि बीजेपी ने उनको कैंडिडेट किया था। उस वक्त मैंने लिखा था अगस्त 2013 में कि इंसान बीजेपी को बहुमत में लाएगा और सिस्टम बदलेगा, नेहरू गांधी वगैरह पोछ डालेगा। ये मैंने अगस्त 2013 में लिखा, आज नहीं। मेरे ब्लॉग पर आपको मराठी में वो आर्टिकल मिलेगा। तो उनको समझो पहले, फिर पता चलता है ना, फिर पता चलता है वो क्या क्या कर सकते। आपको पता ही नहीं, सामने वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान है या इंग्लैंड है, और आप उनको हराने की बात कर रहे हो। तो राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दो, उन पर बोलने की कोई जरूरत नहीं। कोई नई बचकानी हरकत करेगा वो छोड़ दो। ठीक। अच्छा भाऊ, ये तो मतलब देश के भीतर की राजनीति है। अगर हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें और जियो पॉलिटिक्स पर इनके निर्णय देखें, तो 2 उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा।
अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी तरफ से क्या बोला कि भैया खत्म नहीं किया है, उसको पॉज रखा है, और सिंधु वाटर की ट्रीटी को तोड़ दिया, उसका रास्ता वहां से निकलता है। आज हमको पता लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बड़ा डिस्टरबेंस है और तेल का रास्ता रुक रहा है। लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये क्या आज का है, जो कि उसी का दूसरा ऑप्शन है। तो इंटरनेशनल न सिर्फ आंतरिक बल्कि भूगोलिक जो हमारे वैश्विक स्तर हैं, वहां भी ये तैयारी 10 साल 12 साल 2 डिकेड 3 डिकेड की दिखाई देती है। नहीं, वो तो देखो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो हमको समझ में नहीं आता ये बनाने वाला क्या कर रहा है। आहिस्ता हम्म, आहिस्ता वो क्लियर हो जाता है। लेकिन देखो, एक हम तो पत्थर देखते हैं, एक शिला देखते हैं, लेकिन जो शिल्पकार होता है, मूर्तिकार होता है, उसको तो मूर्ति दिखाई देती है ना। वो आहिस्ते आहिस्ते एक एक टुकड़ा हटाता है। अब फिल्म बनती है, तो फिल्म जब बनती है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में उसका शूटिंग होता है। एक ही सेट पर पहले आधे घंटे में, लास्ट आधे घंटे में, 15 मिनट, वही सेट पर का सब पहले से शूट किया होता है। फिर सेट तोड़ा जाता है, नया सेट होता है। हम्म, लेकिन जब वहां शूटिंग होता है तो वो डायरेक्टर जो होता है वो फिल्म देख रहा होता है, हम्म, वो देख रहा होता है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, आपको एक बात अजीब लगी नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं। आप देखते कि फोकस जो है, वो फोकस है, वो हेमा मालिनी के चेहरे पर है या और कोई मीना कुमारी के चेहरे पर है, लेकिन आवाज तो अमिताभ बच्चन की या धर्मेंद्र की आ रही है। तो उसके बोलने पर सामने वाली महिला के चेहरे पर जो रिएक्शन होनी चाहिए, जो देखने वाले को इंपैक्ट करेगी, इस ढंग से वो फिल्म पेश करता है। तो सिर्फ दिखता है, तो वो तो बोलने वाला तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ना बोलने वाला चेहरा आपके सामने है। फिर भी आप वो कहानी क्यों समझते? क्योंकि जो शब्द है, जो डायलॉग है, जो बोलने वाला है, उसका सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वहां कहानी आगे जाती है। तो हम्म, ये कहानी होती है, जिंदगी जीते हैं, अलग अलग घटनाएं होती है, वो सारे एक कहानी का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए वो कैसा डायरेक्टर कैसा सोचेगा। अगर पार्लियामेंट में ये बिल लाने हैं, पास करने हैं, 2/3 मेजोरिटी वगैरह 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 जो कुछ है, तो उसका डायरेक्टर अमित शाह है ना, हम डायरेक्टर नहीं है। ये सब हम्म, मीडिया वाले जो बकवास करते हैं ना, ये भूलते हैं कि ये स्पॉट बॉय होते हैं, कि भाई ये लाइट इधर आना चाहिए, वो तू जरा इधर कर ले। ये जो करते हैं ना, बच्चे होते हैं उधर काम करने वाले, बहुत मजदूर होते हैं। अगर मजदूर डायरेक्टर की भाषा में बोलने लगे तो क्या होगा? हम मुझे एक उसमें मजाक नहीं, असलियत है। मैं मुंबई के फिल्म सिटी पर आर्टिकल करने गया था, तो उधर मेरा एक दोस्त भी था, उसने मुझे उधर खाना कैंटीन में खिला रहा था। तो उसके बाहर एक बिरयानी वाला था, वो उधर हम खा रहे थे। तो मैंने बोला तुम कितने साल से इधर खिला रहे हो वगैरह वगैरह। वो ऐसी बात कर रहा था जैसे साला यश चोपड़ा वगैरह हो, इंडस्ट्री में ऐसा होता है वगैरह वगैरह वगैरह। अचानक वहां से कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, ए यार क्या बक रहा है, चल मेरे लिए बिरयानी लगा। वो मुझे छोड़कर उसकी बिरयानी लगी। लेकिन वो क्या बोल रहा था, इंडस्ट्री में ये क्या है, ये फिल्म में कुछ भी काम नहीं करता। वहां काम करने को आने वाले थे, उनको खिलाने वाला एक टपरी वाला था। लेकिन बातें कैसी? तो वैसे जो हम रोज डिबेट सुनते हैं ना, वो वैसे बिरयानी वाले, वड़ा पाव वाले। लेकिन वो नहीं, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है। तो इसलिए मुझे हंसी आती है जो बातें करते हैं ना, ये मुझे हंसी आती है इनकी। इनको पता तक नहीं है क्या है। तो ऐसी बातें होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात होती है कि जब ये लोग करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुआ। ये पहले दिन से चिल्ला रहे थे खामेनी मारा गया, तो आपने उसका निषेध नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। क्या ईरान से हमारे रिश्ते बिगड़े? दुनिया में नहीं सबसे अच्छे रिश्ते ईरान के सिर्फ भारत के साथ है, क्योंकि इनको मालूम नहीं है इंडस्ट्री में वैसे लोग हैं।
इनको ना इंटरनेशनल रिलेशन समझती है, ना इंटरनल पॉलिटिक्स समझती है, ना पार्टी पॉलिटिक्स समझती है। देखो अलग अलग बातें होती है। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स तीन तरीके की होती है। एक प्योर पॉलिटिक्स होती है, इसका मतलब होता है सिर्फ आइडियोलॉजी पर चलती है, फायदा नुकसान की बात नहीं है। दूसरी पार्टी पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और तीसरी पावर पॉलिटिक्स होती है, उसमें और पेचीदा होता जाता है। ये तीनों का ऐसा मिश्रण कर देते हैं कि पता नहीं चलता इसमें क्या है। एक चुटकुला मैंने सुना था, राहुल गांधी जैसा कोई महानुभाव एक मिठाई की दुकान में गया, ये बोला ये क्या है, बोला ये इमरती है, अच्छा ये आधा किलो दे दो। फिर बोला ये क्या है, ये जलेबी है, अच्छा ये भी आधा किलो दे दो। ये क्या है, ये रबड़ी है, 1 किलो दे दो। ऐसे 10-12 चीजें लेता है। तो बोला हुआ, नहीं नहीं अभी एक काम करो, एक बड़े कढ़ाई में डालो और सब घुलमिल करके एक बनाओ। अरे बोला इसकी टेस्ट बिगड़, पैसा कौन देगा? नहीं पैसा तो आप देगो देगे, लेकिन ये तो उसकी टेस्ट बिगड़ जाएगी ना, स्वाद। पैसा कौन देगा? ये सब करता है। तो बोलता है पैसे तो ठीक है, वो जो कुछ 6-7 किलो है वो इकट्ठा करके ये करता है। अब बोलता है उसमें से 1 किलो मुझे दे दो। तो बोला बाकी का मैं क्या करूं? मुझे बाकी का नहीं चाहिए, मुझे इस प्रमाण में बनेगा वो 1 किलो चाहिए। तो वो उस मिठाई का सत्यानाश कर देता है। तो राहुल गांधी की राजनीति ऐसी ही है, और राहुल गांधी की नीति कितनी महान है ये बताने में अगर मीडिया लगा हुआ है तो मीडिया की हालत ऐसी होगी। इससे और ज्यादा उनका कुछ उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम चलता रहता है उसके अलग अलग पहलू होते हैं। 1 मिनट में ये आपको दोस्त लगेगा, 2 मिनट में वो दोस्त, फिर ये दुश्मन, ये लगता है लेकिन होता नहीं। अब कल परसों ये मैंने एक बिल्कुल खबर पकड़ा गया कि 10-15 साल पहले जो ईरान का प्रेसिडेंट था अहमद निजाद, वो उसको अभी अरेस्ट किया है, क्योंकि वही इजराइल का सबसे बड़ा मोल था ईरान में। ईरान ने उसको 8 साल इजराइल ने उसको 8 साल ईरान का अध्यक्ष बना के रखा था। और अब इजराइल उसको उठाकर लेके जाने वाली थी चुपचाप, लेकिन वो पकड़ा गया, वो अभी कस्टडी में है। तो इसका इनको पता तक नहीं होता कौन कहा किस ढंग से काम करता है। इंटेलिजेंस फेलियर हो गया ये, बस उछल कूद करते रहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। यानी जो छोटी छोटी मछली है ना, वो कम पानी होता है वहां बहुत उछलती है, लेकिन बातें ऐसी करेगी कि वही तो व्हेल है, वही तो डॉल्फिन है। तो ऐसे लोगों का विमर्श सुनकर हम राजनीति ना समझ पाएंगे ना उसका विश्लेषण कर पाएंगे। एकदम सही बात। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब 2014 में आए, तो 2014 क्या, इलेक्शन के पहले ही जब वो टीवी चैनलों पे बात करते थे तो एक वाक्य वो बार बार दोहराते थे, पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदल दो, पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदल दो। यानी अभी जिस भी नहीं तरीके से बदला। अब तक तुम, अभी भी बदला नहीं। एक चीज और नरेंद्र मोदी जी के साथ, शायद इतने लोकप्रिय नेता, लेकिन एक चीज इनके साथ गजब दिखाई देती है। इनके विरोधी तो खैर विरोधी हैं, लेकिन इनके समर्थक जो हार्डकोर समर्थक हैं वो भी बार बार पर मोदी से तुनकते हैं, मोदी से रूठते हैं, मोदी के प्रति नाराजगी। इसे आप मोदी की एक स्वस्थ परंपरा मानते हैं उनके और उनके समर्थकों के बीच, या कंफ्यूजन मानते हैं? और पॉलिटिकल पंडित तो आज भी चश्मा नहीं बदले। नहीं देखो क्या है, सालों की आदत अगर आपको दूसरी टाइप की है, इंदिरा जी ने ये किया था, राजीव गांधी ने वो किया था, अरे वो अलग था, ये अलग है। देखो घर में फ्यूज उड़ता था तो मैंने भी लगाया है, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी थी, वो जमाना अलग था ना। आज की टेक्नोलॉजी स्क्रू ड्राइवर की नहीं है। वो बल्ब होता था तो मुझे याद है हम खेल करते थे, अगर बल्ब वो उसकी टंगस्टन वायर होती टूट गई तो घुमा घुमा कर चिपका कर फिर से चालू करते थे, याद है? अब है वो नहीं है। तो नहीं। जमाना बदला है ना, जमाना बदला है तो नई टेक्नोलॉजी समझ लो, सीख लो, या तो उससे अलग रहो। ये पुराने आधार पर जो जाते हैं
उस पर नहीं होगा। और बहुत सारे मोदी के समर्थक भी है, उनकी भी वही हालत है, वो उसी ढंग से देखना चाहते हैं। तो उसी ढंग से मोदी मोदी की कंपैरिजन इंदिरा से या बाकी लोगों से नहीं हो सकती। उनका पूरा, उनकी सोच अलग है। और जो सोच मैंने बोली शुरू में आपको कि वो इंडियन सोच है, वो भारतीय तरीके से सोचते। अगर भारतीय आपको मैंने आपको मराठी की परीक्षा में बिठा दिया तो आप हिंदी भाषा में नहीं लिख सकते ना, आपको मराठी भाषा पर लिखना पड़ेगा। तो आप जो मोदी की राजनीति का आपको अभ्यास करना पड़ेगा और उसी ढंग से अपना अपना पर्चा लिखना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, ये औरों से तुलना करके करते, वो गलत है। मैं वो नहीं करता, मैं मोदी को अलग मानता हूँ। और इसलिए मोदी की या अमित शाह की जो नई बाजी होती है, चाल होती है, उसका लॉजिक ढूंढना चाहते। तो ये कहाँ से, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है। तो मैं चुनाव के आंकड़े निकाला तो भाऊ के पास चमत्कार है, ये सिंपल लॉजिक है। लॉजिक पर मैं जाता हूं कि क्यों इंसान ऐसा बर्ताव करता है, वो समझना जरूरी होता है। क्योंकि इंसान जिंदा होता है, डेटा जिंदा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, डेटा पर काम करते हैं, और डेटा कभी जिंदा नहीं होता, डेटा कभी जिंदा नहीं होता। आप किताब पढ़ोगे तो किताब जिंदा हो जाती है, वरना वो मरी पड़ी रहती है लाइब्रेरी में, वो डेड बॉडी है। आप पढ़ते हो तो उसमें जान फूकी जाती है। और ये बात मैं मजाक के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, चाणक्य ने लिखा हुआ हजारों साल पुराना है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, हम समझना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें जान आ जाती है। तो ये बातें समझना जरूरी होता है, वरना आप पंडित बन जाओ तो पंडित बन गए, उसमें कोई बात नहीं। देखो, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एलएलबी हो जाते, हर कोई वकील तो नहीं बनता, क्योंकि वहां आपको दिमाग लगाना पड़ता है अपना, उस केस के लिए, उस केस के लिए उसमें से कौन सा धारा कहाँ लगेगी वगैरह वगैरह होता है। तो इनके समझ में नहीं आएगा, वो जो उनका तय किया हुआ है वो निकल जाएंगे, क्योंकि इनको अंदाज नहीं वो क्या करना चाहते, गड़बड़ वहां होती है। बिल्कुल, हमें समझ भी में तो नहीं, खैर पूरा मुझे भी नहीं समझता, लेकिन मैं समझने की कोशिश करता हूँ जी, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे कपड़े उठाकर आप कुत्ते को पहनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वो इंसान के कपड़े, बच्चे के कपड़े बूढ़े को नहीं चलेंगे ना। तो इतनी छोटी बात है, इनके दिमाग में नहीं आते। और दिमाग में इसलिए नहीं आती कि मैं तो पंडित हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं। तो वहीं से गलती शुरू हो जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, और समझ का तो इतना है कि आप देखिए ना, आपने सीजीआई साहब ने कहा, आपने भी वकील वाला कहा कि सारे वकील तो नहीं बनते, काकरोच उसी संदर्भ में सीजीआई ने कहा, और यहाँ समझ, ऊंची समझ वाले उसको न जाने किस तरफ लेके उड़ गए। तो ये तो स्थिति है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, और जो कुछ भी अब बड़े काम जो कि अभी भी लिस्ट में बाकी दिखाई देते हैं, उसके प्रति उनकी तैयारी, और भाऊ ने बताया ये तैयारी एक दिन में नहीं होती, ये सिलसिला पिछले 12 सालों का है, जो अब आपको और हमको सामने दिखाई दे रहा है, जो युगांतरी परिवर्तन है भारत में। ये एक नई दृष्टि भाऊ के जरिए आपको मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो आप कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी भाऊ तोरसेकर सर प्रारब्ध के इस मंच पे आए, आपको सीधे नोटिफिकेशन मिले। भाऊ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम चरण स्पर्श के साथ। दर्शकों, मुझे यानी अमनीश और भाऊ तोरसेकर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।